जाऊंगा डिटेल में जितना जरूरी है। चलो रेडी? हाँ भाई, देखो 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 देखो, अब सामने देखो, थोड़ी देर पूरा ध्यान सामने की तरफ देखो। तो सुनिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हम टॉपिक द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। बजट का प्रोसेस समझेंगे, बनता कैसे है बजट। आज मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बात बताई थी कि कब बनना चालू हो जाता है, आएगा कब बजट, अगली साल आएगा फेब में, बनना स्टार्ट हो जाएगा इस अगस्त में। ठीक है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट पहले ही हो जाती है। तो सर क्या होता है वो प्रोसेस के अंदर, आज हम वो पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सर बजट का प्रोसेस। हम सबसे पहले मैंने बजट का मीनिंग बताता हूं आपको। सब लोग देखो बुक्स में क्या दे रखा है बजट का मीनिंग। देखो सर, बजट क्या होता है? बजट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो क्या शो करती है, वेयर द मनी कम्स फ्रॉम एंड वेयर इट गोज। कहां से हमारे पास पैसा आएगा और कहां कहां हम खर्च करने वाले हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, इट प्रेजेंट्स प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, कहां कहां हम खर्चे करेंगे और उसे कैसे फाइनेंस करेंगे, कहां से हमारे पास पैसा आएगा आने वाले साल में। ठीक है सर, इट इंक्लूड्स द एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। सही है, फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर। सर बजट में हम क्या करते हैं, आने वाले फिस्कल ईयर के क्या लगाते हैं, एस्टिमेट्स बनाते हैं कि हमारे कहां से हमारे पास रेवेन्यू आएगा, क्या क्या हमारे खर्चे होने वाले हैं। तो ये बजट में आता है। और सुनिएगा सर, ठीक है सर, बजट सब लोग बनाते हैं। बजट में सबके आ जाते हैं प्रोजेक्शंस कि भाई एग्रीकल्चर पे हम कितना खर्च करेंगे, इंडस्ट्रीज पे कितना खर्च करेंगे, टेलीकॉम पे कितना खर्च करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे कितना खर्च करेंगे, एजुकेशन पे कितना खर्च करेंगे, कितने आईआईटी कितने आईआईएम ये सब बनाएंगे, ये सब बातें उसमें आ जाती है। कौन कौन से प्रोजेक्ट चालू करेंगे, ये सब उसमें आ जाता है। अच्छा, बजट सारी गवर्नमेंट बनाती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो। बट इन दिस चैप्टर द मोर फोकस इज ऑन यूनियन बजट। सब बनाते हैं बजट, अपन यूनियन बजट पढ़ रहे हैं। सर प्रोसेस समझते हैं, कैसे प्रोसेस होती है। सुनना बेटा, स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्वेश्चन आता है, फुल आउट ऑफ फुल नंबर आ जाएंगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, द बजटरी प्रोसेस इज हाउ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर फ्रेम टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग प्रपोजल्स। देखो क्या होता है बजटरी प्रोसेस में, क्या होता है, दो टाइप की प्रोसेस चलती है, एक एग्जीक्यूटिव एक लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, सुनना, एक सुना होगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीन स्तंभ हमारे देश के। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो काम करता है, जो प्रिपरेशन करता है, वो तो प्रिपेयर करेगा बजट, उसके बाद उसको पास करवाना है बजट को, तो वो होता है कौन सी प्रोसेस, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। बनाना इज एग्जीक्यूटिव प्रोसेस, उसे पास करवाना, इनएक्टमेंट ऑफ द एक्ट, उसे पास करवाना क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। सम वो पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा वो सब काम होता है उधर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहली बात याद रखने की कौन सी है कि इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, सुनिएगा सब लोग, इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद नीति आयोग। बजट कौन बनाता है सर इस हमारे देश में, बेटा कौन बनाता है, क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो याद रखिएगा भारत में जो कौन बनाता है आपका बजट, तो याद रखिएगा बेटा, इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद, उसके साथ कंसल्ट करके बनाता लेकिन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसको योग कर लेना। ठीक है, तो प्रिपेयर्स द बजट। क्लियर है सर, क्वेश्चन आएगा एक नंबर में, कौन बनाता है बजट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इट इज देन अप्रूव्ड, पहले प्रेजेंट किया जाता है दोनों हाउसेस के अंदर पार्लियामेंट में, फिर वहां से अप्रूवल करवाया जाता है, पास करवाया जाता है वहां से। ठीक है, कब कराया जाता है, बिफोर द नेक्स्ट ईयर बिगिंस, उससे पहले ही कराएंगे ऑब्वियसली। भाई साल कब चालू हो जाएगा, 1 अप्रैल से, तो उससे पहले पहले आपको उसे अप्रूव कराना ही कराना है। ठीक है सर, चालू करते हैं। तो इस पैराग्राफ में एक ही बात काम की है। अब सुनिएगा बेटा, बहुत सारी नई नई बातें आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे। द टर्म बजट, ये बजट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में बजट वर्ड है ही नहीं, बजट शब्द कहीं यूज ही नहीं किया गया है। क्या वर्ड यूज किया गया है, द प्रोसेस इज कॉल्ड बजटिंग अंडर आर्टिकल 112। ठीक है, सुनना, द प्रोसेस, उसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं, बजटिंग कहते हैं। बजट शब्द कहीं भी यूज नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 में कहा गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आर्टिकल 112 में क्या कहा गया है, द प्रेसिडेंट मस्ट प्लेस बिफोर पार्लियामेंट एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट शब्द कहीं यूज नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 ने क्या कहा है संविधान के, कि भारत का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो पार्लियामेंट के आगे क्या लेकर के आएंगे,
एनुअल फाइनेंशियल प्रपोजल किस चीज का, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज किया गया है, बजट यूज, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट पेश करेंगे प्रेसिडेंट जो क्या दिखाएगी, शोइंग द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि किसने कहा था कि जो प्रेसिडेंट है शैल ले बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस आर्टिकल ने कहा था, आर्टिकल 112 ने। सुनिएगा सर क्या होता है बजट की प्रोसेस में, बेटा बजट की प्रोसेस को समझना है तो 3 स्टेजेस होती हैं। पहला बजट बनता है, बजट बन गया, उसके बाद उसे प्रेजेंट किया जाता है, सही है, फिर उसे पास कराया जाता है। पहला बजट का बनाना, प्रेपरेशन ऑफ द बजट, देन प्रेजेंट करना उसे पार्लियामेंट में, उसे पास करवाना, फिर उसको लागू करवाना। सिर्फ पास कराने से क्या होगा, इंप्लीमेंट भी तो कराना है। समझ में आ गई मेरी बात। तो 3 स्टेप्स होती है बेटा, समझ में आई सबको, याद रखिएगा, है ना। सर बजट प्रोसेस मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 एक्टिविटीज, ठीक है। यहां पर हम बेसिकली ऊपर वाली 2 पढ़ेंगे, तीसरी वाली पढ़ते नहीं है, लागू कराने का अभी हम नहीं पढ़ रहे, समझना। तो सर बजट प्रोसेस जो होती है मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। एक पहला बजट बनता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, इसमें बनता है, प्रिपरेशन होती है, समझ रहे हो। दूसरा है फिर उसे लागू करवाते हैं, वही जो अभी ऊपर बताया था मैंने, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बताया था ना 2। तो पहले हम बनाते हैं, बजट का बनाना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का काम है, फिर उसे लागू, वो उसे उसको पास करवाना एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। तो 2 स्टेप्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। सर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में क्या होता है जरा बताओ तो, अरे लो भाई बता देते हैं। द बजट along with the accompanying documents are prepared, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं इन कंसल्टेशन विद द वेरियस स्टेक होल्डर्स, जिनका भी उससे लेना देना होता है। भाई बजट में तो बहुत सारे चीजें आती हैं, सबके खर्चे, एग्रीकल्चर पे कितना खर्चा करोगे, इंडस्ट्रीज पे, माइनिंग पे, एजुकेशन पे, तो जो जो कंसर्न्ड लोग हैं, स्टेक होल्डर्स, जिनके ऊपर उसका इंपैक्ट आता है, उन सब से राय मशवरा किया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक चीजों के अंदर सीए को भी बुलाया जाता है राय मशवरा करने के लिए, सीए को भी बुलाया जाता है, कई अदर इकोनॉमिस्ट को भी बुलाया जाता है। अपने जीवन में एक बार ये सुनहरा अवसर हमें भी मिला है, ठीक है, बहुत मजा आया। बातचीत में तो इतना कुछ खास बातचीत हुई नहीं, लेकिन उसके बाद जो डिनर था उसमें जो गुलाब जामुन आया बहुत ही बढ़िया भाई साहब, मजा ही आ गया। तो करते हैं सीएम, मतलब जो मैं कह रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट के भी जो बजट बनते हैं, तो उसमें फिर आपके राज्य के जो भी मेन मतलब जो ऐसे इकोनॉमिस्ट या सीए जो हैं, तो उनको काफी कंसल्टेशन के लिए बुलाया जाता है। इवन यंग वालों को भी बुलाया जाता है, कोई ऐसा नहीं है बोलो सर फिर तो पुराने वालों को ही बुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे यंग लोगों को भी बुलाया, डायनामिक तो लोगों को भी बुलाते हैं, समझ में आ गई मेरी बात, ऐसे बुलाया जाता है। तो ऐसे ही सेंट्रल लेवल पे भी ऐसे ही होता है सर। तो बजट बनने से पहले क्या होता है सर, प्रिपेयर किया जाता है, उसको कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। जब बन जाता है, अच्छा बनता कैसे है सर, सबसे राय मशवरा करके कंसल्टेशन किया जाता है सारे स्टेक होल्डर से। अब आप मान लो आप लेबर यूनियन के हेड हो, या मान लो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, मतलब किसानों आंदोलन हुआ था ना, तो बड़े जो किसानी जो नेता होते हैं उनको भी बुलाया जाता है, उसके लिए भी राय मशवरा किया जाता है। ऐसे थोड़ी बजट बन जाता है, सबसे राय मशवरा किया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है, समझ रहे हो मेरी बात। कॉमर्स इंडस्ट्री का भी किसी को बुलाएंगे, सर्विसिंग की इंडस्ट्री से भी बुलाएंगे, एग्रीकल्चर से बुलाएंगे, माइनिंग से बुलाएंगे, सब लोगों से कंसल्टेशन करके प्रिपेयर किया जाता है। अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रिपेयर करने को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। अच्छा सर प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, अरे प्रिपेयर होने के बाद उसे पास करवाना है बजट के, वहां दोनों पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस में, समझ रहे हो। सो इन दिस प्रोसेस द बजट इज पास्ड, पास करवाते हैं उसको पार्लियामेंट के अंदर, डिस्कशंस होते हैं पहले पार्लियामेंट में, ऐसे थोड़ी है बस लगाया और पास हो गया, ऐसा थोड़ी है, पहले डिस्कशंस होते हैं, उस पर चर्चा होती है। आप देखते हो न्यूज चैनल पे आती है ना कि चर्चा में राहुल गांधी और सारे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं सभी लोग, है ना। एक होता है ऑन द, मतलब वो जो उसके सपोर्ट में है, इफ सम पीपल हैव सम डिसएग्रीमेंट्स तो वो अपोजिंग में बोलते हैं, सब ऐसे चर्चाएं होती हैं, ठीक है। एक और बात आज आपको याद दिलाता हूं, कभी भी याद रखना, लोकसभा ही वोटिंग करता है, लोकसभा ही वोटिंग करता है, बजट पे वोटिंग लोकसभा ही करता है, ठीक है। डिस्कशंस भी करता है, वोटिंग भी करता है, लेकिन राज्यसभा सिर्फ डिस्कशंस करता है, राज्यसभा को यह अधिकार नहीं है उसके ऊपर वोट करने का, समझ में आ गई मेरी बात। उनसे सिर्फ चर्चाएं कराई जाती है, बोले यार तुम भी एक बार रीड करके देख लो, कोई कमी वमी हो तो बता दो, सजेशंस दे दो, और वो जो सजेशंस देगी राज्यसभा,
समझते हैं सब लोग, लोकसभा और राज्यसभा क्या फर्क होता है दोनों में? लोकसभा में लोग क्या होते हैं? द पीपल आर इलेक्टेड, द एमपीज आर इलेक्टेड। राज्यसभा में क्या होता है? द एमपीज आर नॉमिनेटेड। राज्यसभा में तो आपके वो अमिताभ बच्चन की बीवी भी बैठती है, जिसको कोई उसका बच्चा भी वोट ना दे, अगर इलेक्ट होके जाए तो, सही बता रहा हूं, उसकी औलाद भी वोट ना दे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे ऐसे लोग भी जाते हैं, अरे हाँ फैक्ट है, मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे ऐसे लोग भी बैठते हैं। तो चीफ मिनिस्टर वहां पे क्या होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जिनको नॉमिनेट किया गया है। अरे बात समझ रहे हो कि मेरी बात? थोड़े सालों में आप वहां पे उसको भी देख सकते हो, वो सपना चौधरी को। समझ रहे हो कौन सा गाना है वो? अरे गाना कौन सा था ये यार? सपना चौधरी का मेरे को भी याद होगा। हाँ, तो थोड़े सालों में आप देख पाओगे उनको भी, क्योंकि नॉमिनेट ही तो करते हैं। आर्ट एंड कल्चर देखो, हर इंडस्ट्रीज के लिए एक एक नॉमिनेट किया जाता है, स्पोर्ट्स में भी किसी को किया जाता है। सचिन सचिन तेंदुलकर वाज आल्सो वंस एमपी ऑफ राज्यसभा। तो नॉमिनेट करते हैं वहां पे, इलेक्ट नहीं करते। तो याद रखिएगा बेटा, राज्यसभा को पावर्स नहीं है ऑन वोटिंग, वो वोट नहीं करती, अधिकार नहीं है वोटिंग का, दे कैन ओनली डू जनरल डिस्कशंस, ठीक है। लेकिन लोकसभा वोट करता है, तो ये बात अच्छे से दिमाग में सेट करो। स्टार्ट करते हैं। सर बजट कैसे चालू होता है? सर देखो सर, यूनियन बजट यूजुअली मतलब नॉर्मली, आजकल कब प्रेजेंट किया जाता है? यूजुअली प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी थ्रू इट्स बजट प्रेपरेशन। प्रेपरेशन कब चालू हो जाती है सर? बोलो बोलो बोलो। पिछले साल की अगस्त सितंबर में इसका प्रेपरेशन चालू हो जाता है ऑफ द प्रीवियस ईयर। समझ में आ गई क्या? अरे बजट तो अगली साल आएगा फरवरी में, लेकिन उसका प्रिपरेशन अभी चालू हो जाएगा, ठीक है। और कौन बनाता है बेटा? ढंग से सुनना। द बजट डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, उसकी जो बजट डिवीजन है वो बनाती है। वो एक सर्कुलर, सुनना पहले, प्रिपरेशन कैसे होती है वो समझो, बनता कैसे है बजट। तो पहले वो बनाने से पहले एक सर्कुलर जानते हैं सब लोग, एक सर्कुलर या नोटिस कुछ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड फॉर्मेट में भेजती है सभी मिनिस्ट्रीज को, जितने भी मंत्रालय हैं हमारे देश के अंदर। भाई एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है, एचआरडी मिनिस्ट्री है, ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री है ना, नेचुरल रिसोर्स मिनिस्ट्री है, किसान एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, एयरलाइन मिनिस्ट्री है, एविएशन मिनिस्ट्री है, सारी मिनिस्ट्रीज को, रेलवे मिनिस्ट्री है, सारी मिनिस्ट्रीज को क्या भेजते हैं? एक सर्कुलर भेजते हैं। क्या सर्कुलर में लिखा होता है? ये लिखा होता है कि अब हम प्रिपरेशन करने वाले हैं बजट की, तो आपको कितना जरूरत है, आपके क्या खर्चे होने वाले हैं, हमको एक बार अंदाजे से सब अपना अपना प्रपोजल बता दो कि आपके क्या खर्चे होने वाले हैं, एस्टिमेट अमाउंट बना के भेज देना, ठीक है। ऐसे करके उनको सर्कुलर में लिखा होता है, ठीक है। तो सुनना क्या होता है बेटा, स्टार्ट कहां से होता है? द बजट डिवीजन। कौन चालू करता है बजट बनाना? मतलब कौन चालू करता है? सर जिम्मेदारी किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनका बजट डिवीजन जो है, जो बजट डिवीजन है वो क्या करता है सर? बोलो सर। वो चालू करता है, वो एक सर्कुलर पेश करता है, याद रखिएगा, वो एक सर्कुलर पेश करता है। सारे किसको भेजता है वो सर्कुलर? अरे सर्कुलर किसको भेजता है सर? सर्कुलर इज बीइंग सेंट टू ऑल द मिनिस्ट्रीज। उनको बोलते हैं कि भाई अपने एस्टिमेट्स बनाओ और हमको भेजो, सही है। जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, जितनी भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, सिर्फ मिनिस्ट्रीज थोड़ी, ऑटोनोमस बॉडी भी तो है, आरबीआई है और भी जितनी भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, राज्य हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सबको, सीएम, चीफ मिनिस्टर्स हैं, सबको भेजा जाता है एक सर्कुलर कि आपको जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए आप एक एस्टिमेट बना करके भेजिए, ठीक है। ऐसा भेज देते हैं उनको, फिर लोग अपनी अपनी भेजेंगे रिक्वायरमेंट। अरे फिर सब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट भेज देंगे सरकार के पास, वो बजट डिवीजन के पास। सुनना क्या होता है सर उसके बाद? देखो, ईच मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स द सेपरेट एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, कि हमारे पास ये लगभग कमाई आएगी, यहां से हमारे पास इतना पैसा आएगा, ये हमारे खर्चे होने वाले हैं। हर मिनिस्ट्री अपना अपना भेज देती है वो बना के, ठीक है, अपना जो प्रपोजल है वो भेज देती है, ठीक है। फिर क्या करता है? सुनना, फिर फाइनेंस मिनिस्टर देन होल्ड्स अ प्री बजट कंसल्टेशन। फिर फाइनेंस मिनिस्टर एक वो रखवाता है कंसल्टेशन, उसको बोलते हैं प्री बजट कंसल्टेशन। प्री बजट मींस बजट बनने से पहले कंसल्टेशन की जाती है, राय मशवरा किया जाता है विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, उनको बुलाया जाता है, इंडस्ट्री बॉडीज, फार्मर ग्रुप, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, किसान यूनियन, सबको बुलाया जाता है, जो जो जिन जिन का लेना देना
होता है कहीं ना कहीं, है ना। तो उन सबको बुलाया जाता है। सोशल सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव, सामाजिक तो क्या बोलते हैं उनको, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी बुलाया जाता है भाई साहब, समझ लो। नीति आयोग, उसको भी बुलाया जाता है, उनके एक्सपर्ट्स को। कुछ इकोनॉमिस्ट को हमारे जैसे भी बुलाया जाता है टू गैदर सजेशंस। इन सब से अभी क्या चल रहा है, बजट बना नहीं है अभी। बजट बनने से पहले क्या किया जा रहा है, प्री बजट कंसल्टेशंस किए जाते हैं। इन सब के साथ कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। अब क्या करता है, अब मान लो एक बजट बन गया, प्रिपेयर कर लिया बजट, ठीक है। सुनना, बजट जब तक प्रिपेयर नहीं होता ना, उसे ड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई भी कानून जिस दिन तक पास नहीं होता उस दिन बोलते हैं कानून, तब तक वो क्या होता है, एक ड्राफ्ट होता है। समझ लो, प्रपोजल कह सकते हो, ड्राफ्ट बोलते हैं उसको। तो फाइनली ये बजट बन गया सर, बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। अब प्रेजेंट कर देता है, कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर देश का, ठीक है। और सुनिएगा सर, द डॉक्यूमेंट्स मेनली शो, बजट में क्या दिखाया जाता है, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर फॉर, सुबह ही बताया था कितने साल का, 2 साल का, ठीक है। कुछ बातें स्कूल टाइप में नहीं बताते हैं, लेकिन याद रखिएगा 2 साल के लिए। द बजट एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर 2 years। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, 2 साल। सर कौन से हुए 2 साल, फॉर द करंट ईयर, मतलब जैसे अगली साल फरवरी में बनेगा, तो फरवरी में बनेगा तो अगली साल क्या हो गया, 26-27 नहीं, 27-28 के लिए और 28-29 के लिए, फॉर द एनसुइंग ईयर। एनसुइंग बताया था मैंने, अरे एनसुइंग मतलब क्या होता है, सब्सिक्वेंट ईयर, अगला आने वाला, नेक्स्ट ईयर। समझ में आ गया। तो करंट ईयर मान लो अभी अगली साल बनेगा तो किसके लिए बनेगा, 27-28 के लिए बनेगा और 28-29 के लिए बनेगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अरे बोलो यार, अरे बोलो, सो जाऊंगा नहीं तो, मैं सही बता रहा हूं, यही सो जाऊंगा, जल्दी बोलो। कितने साल के लिए बनता है बजट, 2 साल के लिए। जो बोलो यार, थोड़ी एनर्जी लाओ, एनर्जी, जोश लेके आओ। देखो सब मन से होता है, मन को ऊपर यहाँ पे तुमने जो कमांड दी, बॉडी अपने आप फॉलो करती है। मजाक नहीं कर रहा, बॉडी की कमांड ऊपर वाला फॉलो करता है या ऊपर वाली कमांड बॉडी, गलत फहमी आपको, ऊपर वाले की कमांड बॉडी फॉलो करती है। तो ऊपर वाले को बोल दोगे ना दिमाग को कि बटन बंद है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब चल रहा है, सब चलेगा, याद रखना। तो फॉर द करंट ईयर किसके लिए बनते हैं भैया, करंट ईयर एंसुइंग ईयर के बजट एस्टिमेट्स बढ़ते हैं, इस साल के लिए और आने वाले साल के लिए, मतलब 2 साल के लिए बनते हैं। प्लस फॉर द करंट ईयर के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स बनते हैं। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, उसको रिवाइज भी तो करते हैं। अब एक बात समझो सर, आप तो 28-29 का अभी से बना के बैठ जाओगे, मतलब आप अगली साल फरवरी में उस साल का भी बनाओगे और उसके आगे वाले का भी। लेकिन सर क्या होता है, फिर अगली साल जब आओगे तो उसका रिवीजन तो करोगे ना, क्योंकि चीजें मॉड्यूलेशन हो जाते हैं, कुछ चीजें बदल जाती हैं, इन्फ्लेशन से बढ़ जाता है, अमाउंट बढ़ जाता है। पिछले साल जितने पैसे मांगे जरूरी थोड़ी है इस बार भी वही है, क्या पता अगली साल इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई हो, कोई भी मिनिस्ट्री के खर्चे बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन भी तो हो जाती है, तो ये रिवाइज भी किया जाता है एस्टिमेट्स को। तो इतना याद रखना, पहला होता है 2 साल के लिए बजट एस्टिमेट्स आते हैं कि आने वाले साल में हमारे क्या खर्चे और इनकम होंगी, प्लस करंट ईयर के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होते हैं, प्लस एक्चुअल्स ऑफ द ईयर प्रीसीडिंग द करंट ईयर। अभी किस साल में अपन, मान लो 26-27 में, इसके पिछले वाले साल के क्या देंगे, एक्चुअल अमाउंट्स, एक्चुअल, क्योंकि अब आपके पास उसका क्या आगे हुआ है, एक्चुअल। तो ये एक तरीके से प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखा रहे हो आप कि देखो हमने पिछले साल ऐसे बोला था और एक्चुअल ये रहा हमारा, हमने बोला था खर्चे इतने होंगे, हुए इतने, हमने कहा था इनकम इतनी होगी, हुई इतनी। प्रोग्रेस कार्ड दिखाते हैं अपन बेसिकली, क्लियर है ऐसा। चलो तो सुनिएगा, मेनली वो 2 साल वाली बात याद रखना, इस साल का और अगले साल का बनता है। देखो भाई, उसके बाद बजट स्पीच। अब ये क्या होता है सर, कोई भाषण देता है क्या, लोग क्या सोचेंगे, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा वो क्या सोचेगा, बजट स्पीच तो क्या होता होगा, एक भाषण। भाषण नहीं होता, बजट स्पीच इज अ डॉक्यूमेंट। बजट स्पीच क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट, इसके अंदर 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, ए और बी। सुनना अच्छे से, तो क्वेश्चन आता है, बहुत बारी इस पे आया है क्वेश्चन। बजट स्पीच क्या होता है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर क्या लिखा होता है बेटा, सुनना, इट इज हाईलाइटिंग द गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। हाईलाइट करता है, एक तरीके से कह लो आप, ऊपर ऊपर के जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना। तो बजट लाने से पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर है क्या करेगा, हाउसेस को बुलाया, मान लो बजट 11 बजे लाएगा, तो उससे पहले क्या करता है, एक बुलेट पॉइंट सबको एक उसके सबके सामने रख देता है कि आज ये पॉइंटर्स हैं, आज हम इसके ऊपर क्या लाने वाले हैं,
बजट लाने वाले हैं। आप देख लेना बजट लाने से पहले ही न्यूज मीडिया को कैसे खबर आ जाती है, क्योंकि वो पॉइंटर्स तो पहले ही आ जाते हैं ना सर, बजट स्पीच तो पहले ही आ जाती है कि हम ये टैक्स लाने की सोच रहे हैं। देखना आप बजट आने वाले दिन के एक रात पहले ही या उस दिन सुबह से ही कहानी चालू हो जाती है कि यार सरकार इस वाले पे ला सकती है, ये सारी पे बातचीत होगी, ये सारा एग्रीकल्चर में करने का सोच रही है, बातचीत पहले ही चालू हो जाती है क्योंकि वो पॉइंटर्स आ जाते हैं। तो बजट स्पीच क्या होता है, इट बेसिकली इट इज अ हाईलाइट, वो हाईलाइट कर देते हैं कि हम क्या क्या हम प्रपोजल लाने वाले हैं बजट में, मेजर मेजर पॉइंट्स उस पर आ जाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात, ये होता है बजट स्पीच। इसमें दो डॉक्यूमेंट होते हैं, अभी आऊंगा अगले पेज पे, देखना आप। देखो क्या कह रहा है, वाइल प्रेजेंटिंग द बजट इन द लोकसभा द फाइनेंस मिनिस्टर आउटलाइंस, आउटलाइन दे देता है एक तरीके से, हाईलाइटिंग दे देता है, पॉइंटर्स दे देता है कि हम इस बार टैक्सेस में क्या बड़े बदलाव कर सकते हैं, समझ रहे हो, क्या बोरोइंग कहां से करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया ऊपर ऊपर तौर पे दे देता है, ठीक है, ऊपरी तौर पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा आइडिया देता है। अब आओ डिटेल में पढ़ते हैं। सर बजट स्पीच में कितने डॉक्यूमेंट आते हैं, बेटा क्वेश्चन आता है ढंग से पढ़ना। इट इंक्लूड्स 2 डॉक्यूमेंट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में क्या आता है ढंग से सुनना, वही बताना है। पार्ट ए क्या बताता है सुनना, पार्ट ए में देखो समझो, तो बजट स्पीच में 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या आता है सुनना, सर इट आउटलाइंस द कंट्रीज मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर क्या बताता है, अभी हमारे क्या स्टेटस है, करंट हालात क्या है देश के, करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बताता है। पॉवर्टी इतनी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट ये चल रही है, अभी करंट मतलब एक तरीके से डॉक्टर वो होता है ना, डॉक्टर बताता है करंट वो पेशेंट की हालत अभी क्या है, करंट हालत ऑफ द पेशेंट, तो वैसे वो देश की हालात बताते हैं करंट। और सर एक और चीज, एंड द बजट एस्टिमेट्स फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के बजट एस्टिमेट्स बताते हैं इसके अंदर अंदाजे से कि हमारी क्या प्रायोरिटीज रहने वाली है इस बजट के अंदर, सोर्सेज ऑफ फंड कहां से पैसा आएगा, ठीक है, कहां कहां हम खर्चे करेंगे, न्यू स्कीम्स हम कौन कौन सी लाने वाले हैं, ये थोड़ा थोड़ा पॉइंटर्स वहां पे दिए जाते हैं किसके अंदर, पार्ट ए में। तो पार्ट ए बेसिकली 2 चीज हो गई, पहला करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन कि अभी देश के हालात क्या चल रहे हैं, और क्या बताया जाता है दूसरा, सर बजट एस्टिमेट्स दिए जाते हैं आने वाले साल के, उसमें सारे प्रपोजल्स, क्या टैक्सेशन रह सकता है, कहां कहां हम खर्चा करेंगे, कहां से हमारे पास पैसा आएगा, ये सारा बताया जाता है। पार्ट बी, पार्ट बी क्या होता है, पार्ट बी ऑफ द स्पीच रिव्यूज डेवलपमेंटल प्रोग्रेस, अभी तक हमारी क्या डेवलपमेंटल प्रोग्रेस है ये पार्ट बी में बताया जाता है। आउटलाइंस द फ्यूचर पॉलिसी डायरेक्शन, इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बताते हैं हम अपनी कि हमारा अभी ये प्रोग्रेस चल रहा है, जो हमने पिछले वादे किए थे उसका ये मामला चल रहा है, समझ रहे हो। तो याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट रिव्यूज डेवलपमेंटल प्रोग्रेस, आउटलाइंस फ्यूचर पॉलिसी डायरेक्शंस एंड प्रेजेंट टैक्स प्रपोजल। क्वेश्चन आया था एक बार कि टैक्स प्रपोजल कौन से पार्ट में बताया जाता है, बी पार्ट में, समझ में आ गई मेरी बात। पार्ट बी ऑफ द स्पीच में टैक्स प्रपोजल आ जाता है, ए में कहीं भी टैक्सेशन का नाम नहीं है, चेक कर लो आप, छोटी छोटी बात होती है, क्वेश्चन उस पर आ जाता है। पार्ट ए वाले में कहीं भी दिख रहा है टैक्स का नाम नहीं है, अब चेक करो क्या लिखा है, सोर्सेज ऑफ फंड टैक्सेस एंड बोरिंग्स, मतलब ऊपर ऊपर तौर पे आता है, टैक्सेशन के प्रपोजल नहीं आते कुछ भी, ठीक है। टैक्स का जो पूरा प्रपोजल है वो किस में जाता है, पार्ट बी में। टैक्स एक पूरा सेपरेट तरीके से बनाया जाता है टैक्स का, क्योंकि टैक्स के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। आप देख लो बजट में न्यूज चैनल्स बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बजट टैक्स की, समझ रहे हो, कि स्लैब रेट क्या आएगी, ये और वो, आम आदमी के लिए क्या राहत है, ये और वो सारी देख लो आप, नाटक चलता है, समझ में आई मेरी बात। तो याद रखिएगा, एंड इंक्लूडिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है। तो मेन बात याद रखना ये कि इनमें कौन कौन से क्या क्या चीज आती है। तो पार्ट ए में आता है मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बताया जाता है देश का भी, और बजट एस्टिमेट्स दिए जाते हैं आने वाले साल के ऊपरी तौर पे। नीचे वाले में 2 बातें हैं, डेवलपमेंटल प्रोग्रेस बताई जाती है कि सर पिछले वाले वादों पे अभी तक हमारी क्या प्रोग्रेस रही, और क्या बताया जाता है, प्रेजेंट टैक्स प्रपोजल, बस इतना रट्टा मार लेना, ठीक है। अब आते हैं सर और डिटेल में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे बजट क्या होता है, मैंने कहा था बजट तो वर्ड है ही नहीं, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड, इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब सुनना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सुनो वो क्या मैंने कल कहा था आपको, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्कूल में ऐसा पढ़ाते थे कि भाई जैसे मान लो कि एक ही स्टेटमेंट होता है बस, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने कहा था सुबह भी आपको एक पूरा एक वो बन के जाता है,
बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर, एक पोर्टली बन के जाती है रेड कलर की जो होती थी पहले, तो आजकल वो सारा तो एक टैब जाते हैं, सबके पास टैब्स होते हैं, ठीक है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स द गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में होता है वो। ए होता है एएफएस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अब ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है। तीसरा होता है फाइनेंस बिल, चौथा होता है एफआरबीएम एक्ट के कुछ स्टेटमेंट्स। एक एक्ट आई थी एफआरबीएम एक्ट 2002 के आसपास शायद, या 2000 के आसपास, भूल जाता हूं मैं थोड़ा सा, लेकिन देख लेंगे वो तो एफआरबीएम एक्ट आई थी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। तो इस एक्ट ने कहा था कि 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, इस एक्ट के अंडर में 2 डॉक्यूमेंट्स और जाते हैं, तो कितने हो गए बेटा? 4 डॉक्यूमेंट ये हो गए, इसके अलावा 5वां भी होता है, उसके अलावा कुछ एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स भी जाते हैं। जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हो तो नीचे क्या होता है उसके, नोट्स टू अकाउंट्स, उसके अंदर भी लिखा होता है ना एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3। आपने आज तक एक्चुअल में कभी बैलेंस शीट देखी किसी कंपनी की? एक्चुअल में देखोगे ना तो बैलेंस शीट कोई एक कागज थोड़ी होता है, बोला सिर्फ एक पेज पे बन जाती है सर, अरे बेटा वो स्कूल की किताबों में बन जाती है, रियल में बैलेंस शीट होती है, इट्स पूरा एनेक्सर होता है 25, 30, 50 पेज का, कि डेप्रिसिएशन कौन कौन सी एसेट्स पे लगा है उसके एनेक्सर होंगे 5-6 पेज के, कौन कौन सी तुम्हारे पास फिक्स्ड एसेट्स है उसकी खरीदी वैल्यू क्या थी, रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है, ऐसे करके एनेक्सर्स होते हैं पीछे। लाइबिलिटीज तुमने देखा है, लाइबिलिटीज का हेड ही तो दिखाया है, उसके ब्रैकेट में लिखा होता है 5 नंबर एनेक्सर, एनेक्सर खोलो जाकर के डिटेल में पीछे मिलेगा। तो ऐसे करके यहां पर भी होते हैं डिटेल्स कि यार ये वाला एक्स वाला अमाउंट कैसे आया, वो बताया जाता है वहां पे। समझ में आई मेरी बात? ये होता है। तो याद रखिएगा बजट डॉक्यूमेंट्स में कितने डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, नाम मेन याद करो, एएफएस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर मेन प्रपोजल जाता है 2 साल का, वो हो गया, प्लस सेकंड होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स। हर राज्य, हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी अपनी जो ग्रांट्स है, मतलब उनको जो मदद चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि कल भी मैंने बोला था सर स्टेट गवर्नमेंट का एक क्या होता है, खर्चे ज्यादा होते हैं और कमाई कम होती है, सो दे रिलाई फॉर देयर इनकम ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको पैसे देती है सर, उसकी इनकम पे रिलाई करते हैं वो लोग, ऐसा होता है। तो याद रखिएगा सर उनको मदद की जरूरत पड़ती है तो वो भी उसके लिए भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, हर राज्य जिनको जरूरत है वो अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है ऐसा। तो तीसरा डॉक्यूमेंट क्या होता है सर, फाइनेंस बिल। चौथा डॉक्यूमेंट क्या होता है, एफआरबीएम एक्ट के स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स ऑफ एफआरबीएम, ऐसे हो गए 4। अब सुनो, आगे बढ़ने से पहले आपको बताता हूं गवर्नमेंट के 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। कल भी किसी ने पूछा था, मैंने बताया भी था, किसी बैच में पूछा था किसी ने, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात पूछी थी, मैंने कुछ बताया था, हाँ तो वही। तो सुनो, पब्लिक अकाउंट, गवर्नमेंट के अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सीएफआई बोल दो इसको। एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कंटिजेंसी फंड किसके कंट्रोल में होता है बेटा? बेटा याद होना चाहिए, प्रेसिडेंट। ये किसके कंट्रोल में होता है भैया? प्राइम मिनिस्टर। और तीसरा क्या होता है बेटा? पब्लिक अकाउंट। ये गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा सब लोग, तो वो किसके कंट्रोल में होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मोदी जी के कंट्रोल में, समझ रहे हो। उसमें से खर्चा करने से पहले पार्लियामेंट से क्या लेनी पड़ती है? परमिशन। लेकिन कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है, और ये बेसिकली होता है कि कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई ट्रेजेडी हो जाए तो वो तुरंत फंड वहां से निकल जाता है, उसमें फिर पार्लियामेंट को थोड़ी बुलाओगे आप, समझ में आ गया? वो राष्ट्रपति के कंट्रोल में होता है, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई वैसा कुछ ऐसा। स्टार्ट करें तो सर 2 स्टेटमेंट्स किसकी जाती हैं? लास्ट वाला एफआरबीएम एक्ट, फुल फॉर्म फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, आगे नाम आएगा, टेंशन मत लो। फिर भी सुनिएगा सब लोग, सर इसके 2 डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, इसके अंदर भी 2 डॉक्यूमेंट। नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब वो देश के करंट सिचुएशन, करंट स्टेटस, समझ गए कि अभी देश का क्या करंट हालात हैं, करंट सिचुएशन क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, डिमांड का लेवल क्या चल रहा है, एडीएएस, सेविंग इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या चल रहा है, ये इन्फ्लेशन का लेवल क्या चल रहा है, जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहा है, ये सब यहाँ पे पंचायती बताया जाता है। दूसरा मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है, मीडियम टर्म। तो याद रखिएगा ये 2 बातें बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम, और एक और चीज फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। तो स्ट्रेटेजी का स्टेटमेंट भी बनाया जाता है। फिर से याद करो बेटा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कितने क्या क्या जाता है बोलो बजट के अंदर? बजट जिस दिन आता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 साल का, फिर
डिमांड फॉर ग्रांट्स, फिर उसके बाद फाइनेंस बिल जाता है, टैक्सेशन का जो बिल होता है फाइनेंस बिल बोलते हैं उसको, टैक्सेशन का जो बिल होता है उसे फाइनेंस बिल बोलते हैं, वो अलग अलग जाता है। फिर चौथा क्या है, टू स्टेटमेंट्स जो किसमें जाती हैं, एफआरबीएम एक्ट ने कहा है, तो एफआरबीएम एक्ट ने कहा है दो स्टेटमेंट जाएगी, पहली क्या है सर, करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है उसका स्टेटमेंट जाएगा, फिर दूसरा क्या है, फिर दूसरा जाएगा सर मीडियम टर्म की फिस्कल पॉलिसी बनेगी, प्लस वो स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट भी जाएगा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ऐसे याद होना चाहिए आपको, समझ लो बस। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसके साथ में कुछ और भी 9 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स और जाते हैं, 9 एनेक्सर्स डिटेल वाले वो भी जाते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब सुनना, अब इजी हो जाएगा थोड़ा सा। सर एक्सपेंडिचर्स चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कौन सा होता है कंसोलिडेटेड फंड, पीएम वाला, वहां से जो जो खर्चे होने वाले हैं, कुछ खर्चे कुछ डायरेक्टली वहीं से होते हैं, सुनना बेटा, कुछ खर्चे जो हैं वो बजट में नहीं लिखे जाते हैं, बजट में नहीं लिखे जाते, और लिखे भी जाते हैं तो सेपरेटली शो करते हैं, क्यों, उनके ऊपर डिस्कशन नहीं होता। इस देश के राष्ट्रपति को कितनी तनख्वाह मिलेगी, किसी की औकात नहीं पार्लियामेंट में डिस्कशन करने की। कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती है हमारे भारत में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या सैलरी मिलेगी, सर इसकी ये किसी भी पार्लियामेंट में इस पे डिस्कशन नहीं होगा। दीज आर पेड डायरेक्टली आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दीज आर दोस पोस्ट, सर इनकी इज्जत है, इनकी गरिमा है, इनके बारे में कोई पार्लियामेंट का कोई 2% का कोई पार्लियामेंट्रियन, कोई एमपी तो होते हैं सर, डकैत भी होते हैं, रेपिस्ट भी होते हैं, पॉलिटिशियंस भी होते हैं, बाहुबली भी होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कोई आपके पास क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है, समझ में आई मेरी बात, तो याद रखिएगा सर। तो ऐसे टुच मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को इनके ऊपर डिस्कशन करने का औकात नहीं रहता है, तो याद रखिएगा दीज आर पेड सेपरेटली आउट ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नो डिस्कशन इज डन इन पार्लियामेंट फॉर देयर सैलरीज, फॉर देयर बेनिफिट्स, इनको क्या सैलरीज मिलेगी, कौन कौन होते हैं ये लोग कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, संवैधानिक पद है प्रेसिडेंट, समझ रहे हो, जजेस and other constitutional authorities, these are shown separately in the budget and these are not subject to any vote, ना तो यहाँ वहां कोई डिस्कशन होता है इस पे, ना कोई वोट होता है इस पे, थोड़ी होगा वोट, इस पे नहीं होता। अब सुनना सर, एक और बात आज की बात कभी भूलना नहीं, जिस साल चुनाव होता है हमारे देश के अंदर, उस साल 2 बार आता है बजट। कब हुआ था चुनाव मोदी जी वाला लास्ट, कब हुआ था, 24 में, 24 से 29 चल रहा है ना कार्यकाल उनका, 24 में 2 बार आता है बजट। अब कब आएगा चुनाव, 2029 में चुनाव होंगे, तब फिर 2 बार आएगा। बोलो 2 बार कैसे, अब सुनना, चुनाव होने से पहले किसकी सरकार है बताओ, 2029 में किसकी सरकार रहेगी, बीजेपी की। चुनाव होने से, भाई चुनाव मान लो जिस दिन है उससे पहले तो किसकी चुनाव सरकार है, बीजेपी की। तो बीजेपी एक बजट प्रपोजल देती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो ये बजट पेश करेंगे, ठीक है, ऐसा वो पहले बजट देते हैं पहला। फिर अगर भगवान की कृपा रही और वो जीत भी गए तो बस फिर तो वो जो बजट दिया था उसको बोलते हैं इंटरिम बजट, जो पहले दिया था, फिर उसी को क्या बना देते हैं फाइनल बजट, मतलब उसी को अप्रूव, पूरा ठीक है जो बोला था ये लो। लेकिन अब हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी उनकी सरकार बने, मान लो सर नहीं बनी तो नई सरकार बनेगी किसी और पार्टी की, तो फिर वो अपना बनाएगी ना बजट, ये होता है। तो याद रखना बजट 2 बार आता है, भाई क्या पता जीते या ना जीते, जीत गया तो बढ़िया, वही वाले को फाइनल कर देगा जो इंटरिम बजट बनाया था, लेकिन नहीं जीता तो फिर तो नया बजट आएगा। तो याद रखना इन द बजट ईयर, इन द इलेक्शन ईयर द बजट कम्स ट्वाइस, पहले इंटरिम बजट आता है, फिर चुनाव के बाद फाइनल बजट आता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, आगे बढ़ते हैं। तो सुनना, इन द इलेक्शन ईयर द बजट इज ऑफन प्रेजेंटेड ट्वाइस, फर्स्ट एज अ वोट ऑन अकाउंट ऑफ फॉर अ फ्यू मंथ्स, पहला आता है वोट ऑन अकाउंट, वोट बटोरने के लिए, बोलो देखो भाइयों बहनों हमको जिताया तो ये हमारे वादे हैं, हम ये सारे पूरे करेंगे, वादा करते, थोड़ा झूठ भी मार देते, क्या दिक्कत है, बोलो कौन पकड़ रहा है, समझ रहे हो, तो झूठ वूठ भी बोल देते हैं। लेकिन फिर जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद ही उसको क्या, अगर वही जीता तो उसी को क्या कर देते हैं, फाइनल कर देते हैं, मतलब वही इंटरिम क्या बन जाता है, फाइनल। रो बावली पूछ, पढ़ाई करो, मैं पाप लगेगा बेटा तुमको आज, पोटी नहीं आएगी देख लेना रात को। हाँ यार,
तो बोलना पड़ता है पाप किसी चीज का तो लगाओ। पढ़ा रहा हूं मैं, इतना हालत खराब हो रही है, देख रहे हो ऐसे पेट दर्द हो रहा है, पता है तुमको? अरे नहीं नहीं, अरे बेटा सब कुछ आप ही के लिए तो हो रहा है। अरे अरे होने वाला है, तुम्हें क्या लग रहा है ज्यादा बचा है? अरे अरे, यूनियन बजट इज डिस्कस्ड इन 2 स्टेजेस, बस खत्म होने वाला है बेटा, सारा तो हो गया, सारी राम कहानी कर ली, अब तो एंड ही तो कर रहे हैं, एंड पे चल रहा है। अब सुनना सर, बजट बन चुका है, प्रेजेंट हो चुका है। अब सुनना, द यूनियन बजट इज डिस्कस्ड इन 2 स्टेजेस इन द लोकसभा। सुनो, लोकसभा में 2 स्टेजेस होती है। पहले क्या होगा? डिस्कशन, पहले वो रखा जाएगा, प्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट एज अ जनरल डिस्कशन फॉलोड बाय अ वोट। पहले क्या होता है? 2 स्टेजेस हो गए ना, पहले क्या किया जाएगा? डिस्कशन के लिए रखा जाएगा लोकसभा के पटल पर, पटल मतलब मींस ऑन द टेबल ऑफ एवरीवन, है ना। तो पहले रखा जाता है, सबको प्रेजेंट किया जाता है, फिर डिस्कशंस होते हैं, उस पर चर्चाएं होती हैं, कुछ फेवर में कुछ अगेंस्ट वो बोलेंगे, जो चर्चाएं होती है उसके बाद की जाती है वोटिंग। हाँ भाई कौन कौन है यस बोलो, यस, तो हाँ यस खड़ा करते हैं। तो जैसे जब मेजोरिटी ऑफ द लोग पास कर देते हैं तो लोकसभा से पास हो जाता है, फिर भेजा जाता है राज्यसभा में। उनको सिर्फ क्या के लिए भेजते हैं? बोला तुम भी देख लो, बस एक बार चर्चा वर्चा कर लो, तुम्हें अगर कोई सजेशंस दिखते हैं तो दे देना, हमारी इच्छा होगी तो मानेंगे, नहीं तो वो सजेशंस भी मानना कोई कंपलसरी, और वो कोई वोटिंग करते ही नहीं है, वो सिर्फ अपना सजेशंस दे सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट, दे कांट वोट, दे डोंट हैव द वोटिंग पावर ऑन द बजट। तो वो सिर्फ जनरल डिस्कशन कर सकते हैं, चर्चा करके अपने सजेशन दे सकते हैं। बोले यार ये देख लो 2-3 चीजें हमको गड़बड़ लग रही है, तो एक बार देख लो, तुम्हारी इच्छा है तो उसको मानो, नहीं तो नहीं मानो। देयर रिकमेंडेशंस और सजेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। अब सुनना, तो ठीक है सर, लोकसभा राज्यसभा से भी आ जाएगा, 14 दिन के अंदर वो आ जाता है, फिर उसके बाद दोनों से जब पास हो जाता है तब वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसे अब सुनो फटाफट से। सो द यूनियन बजट इज डिस्कस्ड इन 2 स्टेजेस। लोकसभा में 2 स्टेज होती है, राज्यसभा में 1। क्यों सर? राज्यसभा में वोटिंग नहीं होती ना, लोकसभा में डिस्कशन भी होता है, फिर वोटिंग भी होती है। तो याद रखना, पहले जनरल डिस्कशन होता है फॉलोड बाय मिनिस्ट्री वाइज वोटिंग, ठीक है। अब वोटिंग काय पे होती है? अरे वोटिंग काय पे होती है? वोटिंग होती है सर बाय मिनिस्ट्री वाइज वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। सी सेकंड वाला जो चीज था, हर राज्य क्या भेजती है? अपनी डिमांड फॉर ग्रांट्स, तो उसके ऊपर चर्चा होती है। हाँ जी भैया मोमता दीदी तुम्हारी रिक्वायरमेंट बताओ, 5,000 करोड़ चाहिए, तो बोला इतना नहीं देंगे, डोगरी कम करो। तो होता है, कर सकते हैं, लोकसभा कैन रिड्यूस द डिमांड फॉर ग्रांट्स। अगर उन्हें लग रहा है डोगरी ज्यादा मांग रही है, इलॉजिकल मांग रही है, गलत एस्टिमेट मांग रही है, तो दे कैन रिड्यूस, कौन? लोकसभा। दे कैन कट द डिमांड फॉर ग्रांट्स। ऐसे थोड़ी है पूरे साल मोदी जी के लिए अगेंस्ट में बोलो और फिर पैसे भी मांग लो। तो मोदी जी क्या कर सकते हैं, चाहे तो उसकी डिमांड फॉर ग्रांट्स को कम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कट मोशन। कट मोशन, मोदी जी क्या लाएंगे? कट मोशन। बोला भैया ये ज्यादा मांग रही है, कौन कौन फेवर में है? हम तो 5,000 नहीं देंगे, 2,000 देंगे, ऑल इन फेवर रेज योर हैंड। रेज कर देंगे मेजोरिटी और काट देंगे दीदी का बजट। तो दीदी की डिमांड फॉर ग्रांट जो भी है उसको कट कर देंगे। आगे बात समझ में? चलो, तो ऐसे होता है, ममता दीदी के पैसे कट गए। चलो अब समझ में आई मेरी बात? अरे है ना, तो बोलो ऐसा, ठीक है। अब वो मान लो वो उधर केरला में वो बन गया ना यार, क्या नाम है उसका, वो एक्टर है जो केरला में नहीं, वो दूसरे के बन गया तमिलनाडु में, क्या नाम है उसका? विजय थॉमस। तो थाला, अरे सरनेम थोड़ी थालापति होता है, थालापति विजय थॉमस ही है सरनेम, आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूं। तो थॉमस है ना, जो भी थॉमस है वो, तो उसको बन गया, वो एक्टर था ना, वो बन गया ना। अब यार वो क्या है, ऑब्वियसली थोड़ा अलग टाइप की पार्टी का है, नॉट ऑफ द ग्रुप ऑफ मोदी जी। ऑब्वियसली उसकी भी जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है, मोदी जी क्यों सारी की पूरी देंगे? मान लो वो मांग रहा है 3,000 करोड़, तो मोदी जी बोलेंगे नहीं नहीं 3,000 तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो, 1,500 करोड़। तो हाँ भैया कट मोशन लाओ, चलो भैया रिड्यूस करेंगे ग्रांट को, ऑल इन फेवर रेज योर हैंड। तो जैसे मेजोरिटी आ जाएगी तो उस भैया का भी काट देंगे डिमांड फॉर ग्रांट्स, 3,000 नहीं देंगे। थालापति विजय क्या चाहता है, क्या नाम है? जोसेफ विजय, जोसेफ विजय चंद्रशेखर, ये 2-3 नाम और लगा लेगा आगे, जोसेफ विजय चंद्रशेखर मोहम्मद सारे जोड़ लेगा भाई, इसका मस्ती चढ़ेगी इसको, सेक्युलर आदमी है पूरा ही। हाँ भाई 2-3 नाम तो जोड़ ही लिए, 2-3 और आ जाएंगे। हाँ भाई इधर बीच में सारे और जोड़ लेगा, सिंधी जैन सारे जोड़ लगा लेगा भाई, थालापति विजय, जैन, थॉमस, मोहम्मद, गौरी।
कंडेल माल भी डाल देगा। और बोलो चलो लो इधर देखो रे भाई, सब बात समझ में आई क्या? सो लोकसभा में कितने स्टेजेस में आता है, जल्दी बोलो मेरे साथ, सामने देखो कितने स्टेजेस में आता है लोकसभा में बजट? 2 स्टेजेस। पहले वोटिंग होती है, फिर पहले जनरल डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग फॉर ग्रांट्स, ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग होती है, डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर चर्चा और वोटिंग भी की जाती है। लोकसभा कैन अप्रूव, सुनो, चाहे तो ममता दीदी की जो मान लो रिक्वायरमेंट है उनको वो अप्रूव भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, सही है। लेकिन राज्यसभा कुछ कर नहीं सकता है। राज्यसभा ओनली होल्ड्स अ जनरल डिस्कशन विदाउट वोटिंग। ये बात समझ में आ गई सबको? और सुनो बेटा, सुनो, जैसे ही जब ये पास हो जाती, यही जब, सुनो बेटा, वो बातें नहीं, सबसे पहले किस पे चर्चा हो गई बताओ? डिमांड फॉर ग्रांट्स पे चर्चा हो गई। अब फाइनेंस बिल लाया जाएगा। देखो आप, फाइनेंस बिल से पहले, अब देखो इधर, फाइनेंस बिल से पहले एक और बिल होता है, अप्रोप्रिएशन बिल। बोलिए ये क्या है? ये तो लिस्ट में नहीं था। अरे ये असली में कोई बिल नहीं होता है, ये क्या होता है? पावर ऑफ अटॉर्नी, काइंड ऑफ अ पावर ऑफ अटॉर्नी। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मतलब मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को पावर दे रहे हो टू यूज द फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मोदी जी को पावर तो देनी पड़ेगी ना तुमको, तो अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है उसके लिए। कौन अप्रोप्रिएशन नाम में ही क्या है? उस बिल के पास कराने के बाद ही तो आप उस फंड में से पैसों को अप्रोप्रिएट कर सकते हो। सो आफ्टर द, सुनिएगा, आफ्टर दिस डिमांड फॉर ग्रांट्स के बाद क्या होता है भैया? द अप्रोप्रिएशन बिल ऑथराइजेज एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कि वो पेमेंट कर सकते हैं या नहीं, ये कौन सा बिल उनको पावर देता है? ये पावर उनको कौन सा बिल देता है? अप्रोप्रिएशन बिल। सुनना बेटा, अप्रोप्रिएशन बिल लाने के बाद कौन सा बिल लाया जाता है? फाइनेंस बिल। अरे फाइनेंस बिल कौन सा बिल होता है? टैक्स प्रपोजल्स। टैक्सेशन का बिल क्या होता है? फाइनेंस बिल। ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर कट मोशंस पे बात होती है बेटा, किसका कटाना है, किसका बढ़ाना है, डिमांड फॉर ग्रांट्स, उस पर भी बात हो जाती है। फाइनेंस बिल मस्ट बी पास्ड विद इन, क्वेश्चन आएगा, 75 डेज। जैसे ही सरकार फाइनेंस बिल लाती है पार्लियामेंट में, 75 दिन में, सुन लो मेरी बात, 75 दिन में जिसकी भी सरकार चल रही है उसको वो पास कराना होता है लोकसभा में। बोला सर राज्यसभा में? अरे पास कराने के चक्कर ही नहीं होता, उनके पास वोटिंग ही नहीं है। पास सिर्फ कहां कराना होता है? लोकसभा में कराना होता है 75 दिन के अंदर। एंड राज्यसभा हैज ओनली 14 डेज टू रिटर्न इट विद देयर रिकमेंडेशंस। वोटिंग तो वहां होती नहीं है राज्यसभा में तो वोटिंग होगी नहीं, वहां सिर्फ रिकमेंडेशन होते हैं। 14 दिन में उनको वापस भेजना होता है, विद और विदाउट रिकमेंडेशन। बोले तुमने कर ली ना चर्चा, 14 दिन रख लिया, कुछ सजेशन हो तो लिख के भेज दो, नहीं तो वापस भेजो फटाफट। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा ऐसा विच लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्ट, चाहे तो एक्सेप्ट करें वो रिकमेंडेशन या सजेशन, माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। राज्यसभा की बातें या सजेशन मानने की कोई कंपल्सन नहीं होती। अब सुनो, बस एंड होने वाला है, हो ही गया, 3 लाइन बस। सुनो, सुन लो, लास्ट 3 लाइन। आउटस्टैंडिंग डिमांड, सुनना बेटा, कई बार हो मेरी बातें सुनो। कितने राज्य हैं हमारे? सर बहुत सारे। कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? सर बहुत सारी। इन सबकी ग्रांट्स पे चर्चा कई बार नहीं हो पाती है। आप जानते हो छोटे वाले कुछ प्रदेश हैं, आपको सही बोलूं तो देखो हमारे देश ने हमेशा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को थोड़ा सा अपनापन दिया नहीं जितना देना चाहिए। they feel, you know, they feel like outsiders, or we have made them feel like they are outsiders। समझ रहे हो? तो गलत है वो, है ना। लेकिन जो भी है, ऐसे कई देश है सर, कई राज्य हैं हमारे, तो जिनकी ग्रांट्स पे कई बार देखो लैक ऑफ टाइम की वजह से, समय के अभाव के कारण चर्चा नहीं हो पाती, तो चर्चा ही तो नहीं हुई, सुनो, डिस्कशन नहीं किया जाता, तो उनको डायरेक्टली लास्ट में ले लेते हैं। बोले यार जो के भाई मान लो 50 रिक्वेस्ट आई थी डिमांड फॉर ग्रांट्स, 30 पे तो बातचीत हो गई, लेकिन 20 रह गए छोटे मोटे ना, तो उसको एंड में ले लेते हैं। जब बजट सारे हो जाती है, सारी बातें हो जाती हैं, एंड में एक जिलोटीन आर होता है। अब कोई इसको गुलेटाइन भी बोलते हैं, गुलेटाइन भी बोलते हैं, मैं जिलोटीन बोलता हूं, मेरे को मजा आता है बोलने में, तो जिलोटीन आर बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या है, सारे जो डिस्कशंस जो रह गई डिमांड फॉर ग्रांट्स, अरे जिन पे बातचीत नहीं हुई, जो ऑल द रिमेनिंग डिमांड फॉर ग्रांट्स, इनको लास्ट आर में ले लिया जाता है। कोई डिस्कशन नहीं करते, बोला सीधे वोटिंग, बोला सीधे वोटिंग, बोला हाँ जी भैया ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी ये मांग रही है 800 करोड़, देना है नहीं देना, यस और नो, कोई डिस्कशन नहीं, वोटिंग डायरेक्ट।
समझ में आया? तो क्वेश्चन आता है कि जो भी रिमेनिंग डिमांड फॉर ग्रांट्स रह जाती है तो उन पे डायरेक्टली वोटिंग करी जाती है कब? गिलोटाइन आर के अंदर। समझ में आ गई मेरी बात? किसके बाद? बजट का काम हो गया, प्रेजेंट हो गया, सब हो गया। लास्ट में डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में बात, उसी प्रोसेस में बात कर रहे हैं, बनते हुए, मतलब वो प्रेजेंट करते हैं, पास करवा रहे होते हैं ना, उसी प्रोसेस में सबसे लास्ट में एक जिलोटीन आर रख लेते हैं, मतलब कभी भी रख लेते हैं लास्ट में, कि बोला सारी जो रिमेनिंग रह गई, जो भी रेजिड्यू रह गई है थोड़ी बहुत, जिन पे बातचीत नहीं हो पाई है, सीधे उन पे क्या कर लो? वोटिंग। बोले यस और नो करके फटाफट फटाफट बात कर लेते हैं। ठीक है, सो याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग डिमांड फॉर ग्रांट्स लिख लो इधर, फॉर ग्रांट्स, these are settled through the guillotine process on the last day of the discussion। चर्चा का जो आखिरी दिन होता है, कुछ होते हैं 4-5 दिन चर्चा चलती है, उसका आखिरी दिन में क्या दे दिया जाता है? एक लास्ट थोड़ा सा टाइम दे दिया जाता है कि जिन जिन की डिमांड्स रह गई, भाई तुम नाराज मत हो, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे ऊपर डायरेक्टली वाले वोटिंग करा लेंगे हम। समझ में आ गई मेरी बात? चर्चा का टाइम नहीं है। द की रिफॉर्म्स इंक्लूड एडवांसिंग द बजट। सर कब आता है बजट? पहले नहीं आता था 1 फरवरी को, ये अभी थोड़े टाइम पहले मोदी जी ने ही इसका सेटिंग किया है कि अब से एक फिक्स डेट कर दी, भैया अब यही आएगी। नॉर्मली यूजुअली 1 तारीख को ही आएगा। और एक और बात बता देता हूं, उससे पहले असली में 2017-18 से पहले क्या होता था? रेलवे का बजट अलग आता था। रेलवे अपने आप में बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, कितने लोगों को उसने नौकरी पे लगा रखा है, यू कैन नॉट इमेजिन, बहुत बड़ा मंत्रालय है। तो रेलवे का बजट सेपरेटली आता था, लेकिन मोदी जी ने बोला सेपरेटली क्यों? वाई? क्यों? वाई? बोला इसी में लो। तो उसके बाद से एक ही बजट आता है। आज की डेट में रेलवे बजट इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल बजट, उसी में ही उसको डाल देते हैं। अरे आगे के बाद समझ में? इसी प्रकार आपका बजट बनता है। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो दिस इज द होल बजट प्रोसेस। एक क्वेश्चन आप पकड़ के चलो इसमें से आएगा, एक न्यूमेरिकल पकड़ के चलो आएगा, और हो सकता है एक और आ जाए। तो 3 क्वेश्चन इस यूनिट में से आ सकते हैं। एक तो प्रोसेस में से देगा ही देगा। चलो भाई, हेलो।